तो मैंने सोचा कि हम शुरू करते हैं एनसीएफ से कि एनसीएफ क्या कह रहा है। ये हमारे पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा है, यानी कि इट इज एक्चुअली ए फ्रेमवर्क एंड द वर्ड करिकुलम इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट नीड्स फॉर टीचिंग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ है। तो खास करके लेकिन ये विज्ञान के बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। लेकिन पहले मुझे लगा कि इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि हम शिक्षा किस तरह की चाहते हैं, और हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, वो इस बात का की कोशिश की उसने 2019 में। और उन्होंने जो निकाला है, उन्होंने किस तरह की हो, और वो इस बात पे आधारित होगा कि हम किस तरह का समाज चाहते हैं। एंड एट द आउटराइट मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये पढ़ा नहीं था पहले डॉक्यूमेंट, लेकिन पढ़ने के बाद आई हैव ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इट, जो मैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, स्पेशली सरकार से निकलने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं नहीं कह पाता। तो चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ पर कि हम शिक्षा चाहते हैं किस तरह की है, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डू वी वांट, हाउ डू यू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। इस सवाल का जवाब हम दें कैसे। तो सबसे पहले, और दूसरा फिर ये होगा कि अगर हम ये पता लगा रहे हैं कि कैसी शिक्षा चाहिए, तो फिर हम वहां तक कैसे पहुंचे। तो जो दूसरे सवाल का जवाब है वो एनसीएफ दे रहा है, वो ये वाला दस्तावेज दे रहा है, हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बता रहा है कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। और जो पहला वाला सवाल है कि किस तरह की शिक्षा हो, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रही है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप से पूछ रही है कि हमारा समाज कैसा हो। और जब हम ये तय कर लेंगे कि हमारा समाज कैसा हो, तो उस वैसे समाज के लिए हमारे नागरिक कैसे होने चाहिए, और वैसे नागरिक बनाने के लिए हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राइट। मुझे तो लगा कि बहुत ही खूबसूरत तरीका था ये उनका, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि हमारा समाज हो कैसा। लेकिन ये सवाल फिर भी बहुत आसान नहीं है कि हमारा समाज कैसा हो। किससे पूछेंगे? 150 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, कैसे पता लगाएंगे कि हमारा समाज कैसा हो, और कौन बताएगा। तो इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत काम किया, बहुत होशियारी का, और इन्होंने हमारे संविधान को उठा लिया कि हमारा, ये कह रहा है कि हमारा समाज कैसा हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया, because we mostly agree to our constitution, and it is not easily changeable also. And so we decided to use the constitution, at least the preamble of the constitution, to figure out what kind of society do we want. So all we need to do is read the first 2 pages. आप अपने संविधान के पहले 2 पन्ने पढ़ें, और उसमें से वो निकल के आएगा कि हम अपना समाज कैसा चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात एनईपी ने कही, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कही, कि उसमें से जो उनके लिए निकल के आ रही थी, या उनको जो लगा कि जिस पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम अपनी शिक्षा नीति बना सकेंगे, वो था हमारी विविधता, राइट। व्हाट दे फिगर्ड आउट वाज दैट diversity seems to be the biggest thing that our constitution talks about again and again, and how to cater to that diversity, that we should have different states and provinces, and they should have their own powers and their own chief ministers, and so on. In practice things may not have turned out exactly as they may have thought, but still the constitution gives a lot of significance to diversity. So they thought that our education policy must also give significance to diversity, and that automatically means that we should be able to talk to people who are different from us, who have different opinions from us, who dress differently, who think differently, who eat differently. And how will we talk to each other? What is that mechanism? And my education should create that mechanism, so that we can listen to each other and we can talk to each other. हम एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे की बात सुन सकें, और
किसी न किसी तरकीब, किसी न किसी निश्चय पर हम पहुंच सकें और अपने देश को चला सकें, अपने समाज को अच्छा बना सकें। तो अब मैं आ रहा हूं नए वाले दस्तावेज पे, जो है कि हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, नेशनल करिकुलम, व्हाट डज इट से, उसका मकसद क्या है। तो दे हैव गॉन, द डॉक्यूमेंट इज रिटन इन ए वेरी वेरी रीडेबल फैशन, बहुत ही सरल है, बहुत सहज है, पढ़ने में आसान है, कुड बी बेटर बट फिर भी बहुत अच्छा है। तो उसमें वो कह रहा है कि हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं। तो वो कह रहा है कि हमारा मकसद है शिक्षा में बदलाव, सबसे पहले। तो इसमें आपको शायद ये बहुत वो लगेगा कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन इसमें खास बात है। वो ये नहीं कह रहा है कि हम एक नई शिक्षा प्रणाली को लागू करेंगे, वो ये नहीं कह रहा है। It's very important to understand this, that they are not saying that we are going to remove everything that exists and create a completely new education system. No, they are saying that we will make incremental changes to the existing system and reach a place where we want to be. And they are very clear in stating it. That's very interesting. They are very articulate, very clear in saying that this is what we want, right? तो हमारा मकसद है कि हम अपनी शिक्षा में बदलाव लाएं। मतलब ये नहीं है कि उसको खत्म करके नई शिक्षा प्रणाली लाएं, वो नहीं, right? उसका माध्यम, यानी कि ये जो दस्तावेज है ये किसके लिए लिखा गया है, हु इज दिस डॉक्यूमेंट फॉर। इट्स आई थिंक अबाउट, आई डोंट नो इफ आई एम राइट, some 500 पेज डॉक्यूमेंट और समथिंग, इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट। मैं भूल रहा हूँ कितना है, इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट। लेकिन ये किसके लिए लिखा गया है, यानी कि किसके माध्यम से ये बदलाव लाना चाहते हैं। इन्होंने कहा बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन थ्रू व्हाट, राइट? सो दे आर आल्सो वेरी क्लियर अबाउट that this document is for teachers. It does address other people as well, the administrators, the bureaucrats, the ministry, the students, the parents. It does talk about them, but primarily teachers. मतलब खास करके ये हमारे शिक्षकों के लिए लिखा है। I thought it's amazing that the document clearly states these things. Very few documents will do this, right? So what they are saying is that we will go from today's reality to tomorrow's aspiration. We want changes in small steps, in increments, where we will start from today and go to tomorrow. तो हम आज की तो यानी कि ये दस्तावेज बात करेगा आज की भी और कल की, और किस रास्ते से हम वहां पहुंचेंगे उसकी। So it's almost like a 3-step process. So they will address what's today and what are the problems and what do we dream of, right? खुद उन्होंने ये अपने लक्षण बताए हैं, यानी कि they themselves stated their own characteristics, because it's a very large document. So they thought that we must at the outset clearly state the characteristics of the document, कि इस दस्तावेज में आप किस तरह से लिखी हुई पाएंगे चीजें, किस तरह से आपको सूचना मिलेगी। सो इसका मतलब है कि जो भी कुछ लिखा गया है दस्तावेज में, वो लक्ष्य की ओर हमको लेके जाना चाहिए। And I think to a large extent they have been very successful, that every paragraph, every section, every chapter talks about going towards them. Also it should be practical, ये व्यावहारिक हो, यानी कि ये सचमुच अमल में लाया जा सके, और इसको ये एक सिर्फ ख्याली चीज नहीं, इसमें ऐसी चीजों के बारे में बात की गई दस्तावेज में जो हम अपने जीवन में, अपने स्कूलों में कर सकते हैं। Also they wanted this document to be educationally valid, and the term valid necessarily means
which जो उन्होंने explain नहीं किया है, but if you look at the logic, if you study logic, valid is if you say something and if somebody asked you why do you say that or how do you know, you should have an answer. You should have a very convincing answer. Then we say it is valid. So what it means is that it is going to be based on research. It is not like I am dreaming of something like that, so it should be like this. No. We have found this to be effective. And how did you find it to be effective? Because we did a survey. We did some research. Whatever it is. Right? तो यानी कि ये जो दस्तावेज है इसमें ऐसी ही सिर्फ चीजों के बारे में बात की गई है जो जायज हैं या वो लाजिम। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए हमें, क्योंकि इस दस्तावेज में तो बताया जाएगा कि हमको क्या करना है, तो जैसे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है तो आप तो जब बताएंगे तो हम उसका जवाब दे सकें कि हम ये क्यों कह रहे हैं। और हर जगह कोशिश की गई है कि अपनी कक्षा को दिलकश बनाया जाए, मजेदार बनाया जाए, मनोरंजक बनाया जाए। Our classrooms should be engaging, interesting, exciting. कोशिश है, right? And I think they have tried. They have made an attempt. They have made a good attempt to do this. So it is really credit to them. और ये जो दस्तावेज है ये सुधारशील है, यानी कि it is improvement driven. Again, it is not saying that let's destroy the existing system and build a new one. Very clear in saying that we will improve the existing system to reach a new system. It's improvement driven. So they have themselves identified what are our characteristics of the document, right? And of course, again, because this was our larger goal, diversity, वो तो शामिल होगा ही होगा, that we will try to take care that we include as many people as we can. जितने ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके चल सकेंगे उतनी इन्होंने कोशिश की। सॉरी, ये यहाँ पर ये टुकड़ा मैंने छापा है, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020, राइट? और इसमें विजन बताई गई है कि अपनी नजरिया बताया गया है कि हम अपनी शिक्षा भविष्य में कैसी चाहते हैं, कैसे वहां पहुंचेंगे ये नहीं बताया गया था उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि हम वहां कैसे क्या चाहते क्या है। और उसमें ये है द पर्पस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, इसको हटाना पड़ेगा, is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. Quite a long statement. Quite a long statement. They could have easily broken it down into a few more, I guess. But that is their idea. And I just wanted to point out that one of the first that they have mentioned is rational thought. So, teaching science fits in very, very well with national. I mean, it is of prime importance. It's of prime importance, right? So now I'll start again with the document. What does this document say? कि हमारे शिक्षा का ये जो दस्तावेज है वो क्या कह रहा है कि हमारी जो शिक्षा है उसका मकसद क्या क्या होना चाहिए और उसको और ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वही जो वहां लिखा हुआ था वही यहाँ पर वापस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है उसी को आगे बढ़ाने वाला है। तो एम्स उसी में से निकल के आने वाले हैं। ठीक है, कि हम मनस्वी हों, यानी कि जो भी कर रैशनल थॉट, what does it mean to be rational, right? Because sometimes we just hide behind the words. So when you say we are being rational means I have thought through it. So if you ask me about my thought, that why you think like that, I should have an answer, right? That's being rational. तो हमारा जो विचार है, हमारे जो ख्यालात हैं वो ज़हीन हो, हमारे विचार मनस्वी। और हम क्या चाहते हैं कि हमारी शिक्षा में और क्या क्या हो, वो तो सोच विचार की बात हुई। हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों की, हमारे शिक्षार्थियों की सेहत अच्छी हो और सलामती, यानी कि मेंटल
एंड फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और लोकतांत्रिक भागीदारी, यानी कि स्कूल में ही, हमारी पाठशाला में ही हमारे बच्चों को लगना चाहिए कि वो लोकतांत्रिक है, यानी कि हर एक के विचार सुने जाएं, हर एक के हर एक को हर एक को जगह दी जाए, और एक निश्चय करने का एक तरीका होना चाहिए कि सब लोग कह रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विवाद होना चाहिए, देयर शुड बी डिबेट, देयर शुड बी disagreements, which are all awesome, fantastic part of the democratic process. So we should have that in our school, in our classrooms every day. आर्थिक भागीदारी होनी चाहिए, economic participation, यानी कि our schools should prepare our students to become useful citizens in our society. यानी कि वो आगे चल के जो आर्थिक हमारे पास घड़ा है उसका एक हिस्सा वो भी ले सके। द केक दैट वी द इकोनॉमिक केक दैट द कंट्री हैज, they should also be able to get a part of it. So we shouldn't have totally discussion oriented education where there is no practical value. वो नहीं होना चाहिए. We need to have practical value also, right? सांस्कृतिक भागीदारी भी होनी चाहिए, यानी कि हम अपने समाज का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सके, हम कुछ संगीत सीख सकें, हम कुछ नाचना सीख सकें, हम नाटक सीख सकें, हम बहुत अच्छा लेख लिखना सीख सकें, हम अपने समाज का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन सकें। तो वो भी हमारे अंदर, वो भी हमको सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक के घर में ये नहीं होता है, हर एक के घर में ये नहीं होता है। एक छोटा सा उन्होंने एक ऐसा साइड विंडो दिया है कि पंचादी के नाम से दिया है उन्होंने, कि अगर हमारे शिक्षक कक्षा में जाएं तो वो क्या करें, वो क्या होना चाहिए उनकी शिक्षा। तो उन्होंने बोला कि एक होना चाहिए परिचय, आदिति, उन्होंने आदिति नाम दिया उसका। आदि, आदि का मतलब होता है शुरू, आदि और अंत। तो इंट्रोडक्शन, वी शुड हैव एन इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसकी समझ होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, एंड देन दे शुड बी प्रैक्टिस. So they have given enough significance to practice and application. So they are expecting our teachers to cover these things in the classroom in every session. एक परिचय हो, एक समझ हो, थोड़ा अभ्यास हो, वो दुनिया में कहाँ काम आता है, और प्रसार, प्रसार का मतलब होगा कि हम दूसरों को बताएं कि हमने क्या सीखा, कम्युनिकेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सपेंशन भी लिखा है, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, expansion of what you learned. That means you teach others, you tell others, you expand, or you may even expand on the idea. That is it. तो जैसे वो 7 है, उसी तरह से इन्होंने कुछ अपना एक अलग बनाया है थोड़ा सा. And there are some yeses and nos that they are very clear about what they want to see in the class. So I thought I'll just straight them out up front. What is it that they would want to see in our school system? And there is also a list of what they would not want to see. They didn't try to escape from not stating that, right? What they would like to see, a belief that everyone can learn. Absolutely, उनको ये belief चाहिए कि everybody can learn, right? So they want our teachers, ये teachers के लिए लिखा गया, शिक्षकों के लिए लिखा गया, तो our teachers need to believe that everyone can learn. ये बहुत जरूरी है, number 1 है. And learning is an active process. That means ये नहीं है कि आप सिर्फ बोल के कुछ फेंक के चले आए कक्षा से, उसमें शिक्षार्थी भी सक्रिय रहेंगे, उनकी बात सुननी होगी, और सबका सम्मान हो और सब पर ध्यान हो. We respect and value everybody in the classroom. And when they say everybody, they really mean it. They like to underline those words. और जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका जीवन से जोड़ो, और बहुत सारा अभ्यास, खूब सारी प्रैक्टिस. तो ये वो जरूर देखना चाहते हैं हर कक्षा. मतलब दे आर सेइंग दैट देयर शुड बी नो क्लासरूम
in which this is not happening. This is a must. This is a non-negotiable. ये तो होना ही है हर कक्षा, जरूरी है, ठीक। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक और सूची बनाई कि क्या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हिम्मत का काम किया है। सबसे पहले ये नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, और सजा की जगह ही नहीं है। अगेन ये नंबर 1 है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है किसी भी हालत। भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और रटने और याद कराने की कोई जगह नहीं होनी चाहिए कक्षा। They have not minced their words in this. They are very categorical about it. No rote memorization, not at all. They have full faith कि whatever needs to be remembered will automatically happen. If there is understanding we can build, they will remember it. You don't have to have rote memorization explicitly. Very clear. And ये मत समझिएगा कि आप घड़ा भर रहे हैं कक्षा में जाके, ये नहीं होना चाहिए। Teacher cannot think that they just go to the classroom and the teacher is the only one who talks and speaks. Big no. And we know that all of this is going on in our classrooms today. आज के दौर में हमारी कक्षा में ये सब कुछ हो रहा है, और वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है। तो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं विज्ञान की शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा के बारे में थोड़ी बात हो गई, तो अब पहले विज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं, तो फिर विज्ञान की शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। और ये जो इस दस्तावेज में है, मैं उसी में से पेश कर रहा हूं। लेकिन आश्चर्य भी है और खुशी भी है कि ये सारे विचार हम लोगों के भी। हम लोगों को नहीं लग रहा था कि हमको कभी ये दस्तावेज में लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से सरकारी दस्तावेज। हमको लग रहा था कि हमें ही कुछ करना पड़ेगा उसके बारे में। तो सबसे पहले मेरा सवाल तो ये है कि विज्ञान क्या है, हम विज्ञान से क्या समझते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाहूंगा कि अगर आप लोगों के विचार भी हम सुनना चाहें कि आपको क्या लग रहा है। आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जो जैसा मर्जी हो। Anything, you can share it through voice, through text. Systematic knowledge. I think your sound is breaking. Yeah, maybe if you want to put it in the chat, that would be fine too. तो सर Yeah. कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया Yeah, है। yeah, yeah. हाँ, chat Yeah, में। दिख रहा है मुझे। Yeah, yeah, right. See, different people are writing different things, right? सब अलग-अलग लोग अलग-अलग लिख रहे हैं। तो इतने बड़े देश में बड़ा सबका मिलकर एक चीज के ऊपर राजी होना। It becomes very difficult to come to an agreement that this is what science is, right? We are all looking at it from different angles. Yeah, right? Yeah. I'm just watching the chat. I hope everybody else is too. Right? Chat पे बहुत लोग लिख रहे हैं, and I think this is a much better media. Yeah. Good. Okay. So what does our document, the NCF document, हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो दस्तावेज है, वो क्या कह रहा है? या बिल्कुल सही, वो भी यही कह रहा है
इसमें से कुछ शब्द हमारे हैं, कुछ उनके हैं, लेकिन मैंने और सरल में और बहुत कम शब्दों में, उन्होंने तो वो 800 पन्नों में लिखा है ये सब, अपने अपनी दुनिया को समझने का एक प्रयास है. So it is not even the final answer. It is an attempt to understand the world. लेकिन थोड़ा सा और उसमें थोड़ा जोड़ना पड़ेगा. It should be based on evidence and logic. तो हम विज्ञान के माध्यम से अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें सबूत और तर्क होना चाहिए. और बहुत से लोगों ने लिखा एक्सपेरिमेंटिंग एंड वी आर right, and those are all the methods to do science. Yes, so all of you are right. All of you are right. But if I just wanted to say what is science, not how do we do science, but just what is it, then I think this is a good enough answer. Some people can disagree, and that is fine. Some people would like a longer answer, but as I said, I like to use as few words as possible, right? हाँ, वो रेणुका वर्मा जी विज्ञान में जो वी है उसको विशेष समझ सकते हैं. आप चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, विशेष, लेकिन वो इतना विशेष, वो तरीका जरूर है, लेकिन ज्ञान इतना विशेष नहीं है शायद. और भी तरीके होते हैं करने के, ये भी मैं बता दूं. यही एक तरीका नहीं है जानने का, राइट? जैसे आप कई बारी अनुभव से चीजें सीख सकते हैं. You may have no evidence, you may have no logic, but because you have done it 20 times and this is how it happens, and you start believing it that this is how it is. So that is based on experience. Again, some people will call that experience data, and hence it will become evidence. So there are many ways of looking at it, right? But this is a very, very small and very clear and I think easily agreeable definition of science. तो विज्ञान में कम से कम एनसीएफ के हिसाब से क्या क्या और शामिल है. एक तो बनी, यानी कि जो पहले से बनाई हुई, जमा की हुई समझ है, वो जो हमने नहीं बनाई है, यानी कि हमसे पहले जो लोग आए, हमसे ज्यादा जिनके पास समय है, ज्यादा ज्ञान है, उन्होंने जो समझ बनाई है तो वो समझ है. और नई समझ बनाने के तरीके, ये दोनों का बराबर महत्व हो. और एनसीएफ ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि आज हम सिर्फ पहले वाले हिस्से पर ध्यान देते हैं, दूसरे वाले हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जा रहा. एज ऑफ टुडे आवर स्कूल सिस्टम इज ओनली वर्किंग ऑन just this, that what has been, like we will learn the Newton's laws of motion or the Archimedes principle, all things that have been done hundreds of years ago and thousands of years ago, and some maybe even very recent, but that is the collected knowledge, that is the historically collected knowledge, right? We memorize, but in our school system we do not have any space to actually figure out how did they arrive at those conclusions? How did Newton make the Newton's laws? We have no space for it because it takes a lot of time, right? But now they are saying that is equally important, absolutely equally important. In fact, sometimes they have even gone to the side of saying that that is probably even more important. Okay, तो विज्ञान में ये चीजें शामिल हैं. अच्छा, और हमारी अभी विज्ञान की शिक्षा के बारे में बात हो रही है. I'm going to talk about the aims of science education now. Previously what we talked about was the science, the aims of the larger education, right, of everything together. Now here it is just science. अब हम सिर्फ विज्ञान की शिक्षा के मकसद के बारे में बात करने जा रहे हैं. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फिर से वही वाली बात आ गई कि जो बनाई हुई समझ है वो समझना है, उसको हमें जान लेना है कम से कम.
और समझ बनाने के तरीकों को भी जानना है, दोहराव है ये, उसका इतिहास भी जानना है. We must know the history of science. So that will help us in understanding the methods of making new science. And that science have usually been evolution. That means it is the step-by-step process. Something happened, somebody added a little bit, and then another person came along, and then another person comes along, and so on and so on. Things change and evolve. यानी कि उसका अनुविकास होता है और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए. So this document is going to give you tools which will work towards these goals. Every tool will help you in somewhere to reach these goals. So these goals are important. They are going to hold themselves accountable to this. But I don't think they did all those things. Or we should also see what is the effect or interaction of science, society, and science. That means how science can be made useful, and that would be called engineering. And how can we make useful products? That would be technology. And we also have to be careful about what we should not use science for, especially in today's world where science has become so powerful. We have nuclear bombs. What should we do with them? We are talking about artificial intelligence. Should we let it do whatever it wants? So yeah, there are a lot of questions here, right? So उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए हमारी कक्षाओं में, हमारे स्कूल में, हमारे शिक्षकों में, शिक्षार्थियों में, इसके बारे में भी बात. तो एक बार फिर से बनाई हुई समझ बनाने के तरीके और उस समझ का इतिहास और विकास कैसे हुआ और ये जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, हर रोज के जीवन से कैसे जुड़ी हुई है, और विज्ञान और समाज का क्या रिश्ता है आपस में. तो अब आज की हकीकत क्या है उसको इन्होंने चैलेंजेस के रूप में लिख दिया है, राइट? So that's a very soft way of saying what is wrong with our existing system as of today. तो हमारे मतलब बाधाएं क्या क्या है, क्या बाधा है? तो सबसे पहली बाधा ये है कि सिर्फ किताब से पढ़ाया जाता है, किताब के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है पढ़ाने का कक्षा. कुछ बच्चे हो सकता है कि आज के जमाने में अंतरजाल यूज करें, इंटरनेट यूज करें, राइट, और घर जाके ढूंढते हो, लेकिन कक्षा में, स्कूल में अक्सर काम सिर्फ किताबों तक सीमित है. और उसका ये भी मतलब है कि बस दो ही चीजें बताई जाती हैं कि तथ्य क्या है और परिभाषाएं, और तथ्य भी याद करने पड़ते हैं और परिभाषा भी याद करनी पड़ती है. So we are only taught facts and definitions. And in fact, if you look at the NCERT textbook, at the end of every chapter in the science textbook, there is a whole list of what new words we learned and what is their definition. What is their definition? So they are very clear that what we are going to even test you on is, do you remember the facts? Do you know what is the density of iron? Yeah, there is a question in the chat asking if NCF will allow students to learn physics with other subjects, say economics. No, NCF will say nothing about it, right? Because we are such a diverse country, so it will let the schools, the states, the districts make decisions on such things. At least they don't want to decide. If somebody else does, we don't know, right? आज जो विज्ञान पढ़ाया जा रहा है हमारी कक्षाओं में, वो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. ये जो दस्तावेज में लिखा हुआ है, ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन ये लगभग मेरे विचार भी हैं. तो मतलब बच्चे ये समझते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो इम्तिहानों के लिए पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इम्तिहान में पूछा जाएगा, इसलिए we are being taught science so that they can test us in the exams. So it is more like a filter. You teach them
and they memorize it, and then you ask them, how much do you remember? And if you don't remember much, then you are filtered out. If you remember very well, then you are filtered in. So do you connect science to your life? Not at all. But that does not mean that actually science is not happening in our students' lives. Even in their everyday life, when the games they play and the fun they have with their friends, they actually create explanations of the world in their minds, which is science. So they are actually creating a parallel science in their life, which is separate from what is being taught in the school. They don't see any connect at all between those two. And this is not an exaggeration. ये कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कही जा रही. मतलब हमारे ये समझते हैं कि साइंस जो है वो तो स्कूल का है, स्कूल में खत्म हो जाता है, और बाहर के जो जीवन में है उसको वो विज्ञान या साइंस के नाम से नहीं बोलते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो अपने दिमाग में चीजों की समझ बनाते नहीं है, वो तो बनाते हैं, लेकिन वो उसमें से आधी सही होती है, आधी गलत होती है, आधी अपने दोस्तों से सुन के होती है, या कुछ अपने अनुभव से होती है, लेकिन वो अलग ही एक नया विज्ञान खड़ा हो रहा है जो विज्ञान के नाम से नहीं पुकारा जाता है, लेकिन वो है. और अभी क्या हो रहा है कि केवल जानकारी दी जा रही, कोई समझ नहीं बनाई जा रही. आप सिर्फ बता देते हैं कि भाई ये है और वो याद कर लेते. देयर इज हार्डली एनी अंडरस्टैंडिंग. अगर वो बन रही है समझ, तो वो बच्चों की अपनी मेहरबानी से बन रही. आपने जो जो बता दिया उसके आपस के रिश्ते, उनके आपस में तुलनाएं, वो सब वो अपने आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी कक्षा में ये नहीं होता. ठीक. और हमारे स्कूलों में ये भी नहीं है. साज सामान की भी बहुत कमी. इसमें दो हिस्से हैं. जो ऊपर की कक्षाएं हैं, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वहां तो ये शिकायत रहेगी कि प्रयोगशाला ही नहीं. देयर इज हार्डली अ लैब. देयर इज हार्डली अ फंक्शनिंग लैब in most of the schools in our country. और जो उससे नीचे की कक्षाएं हैं उसमें तो प्रयोगशाला का इतना इस्तेमाल होता ही है, लेकिन हमारे शिक्षकों को खुद से सामान बनाना या बिना सामान के जिंदगी से जोड़ के विज्ञान पढ़ाना, वो उनको नहीं सिखाया गया है. They have not been taught. So they have this excuse that we don't have access to lab or we don't have teaching learning material. So fine. Yeah. So, Anand is, somebody's talking about the tinkering labs too. Tinkering labs are technology labs. They are not science labs. I know they are being marketed as science labs, but a Atal tinkering lab will not tell you why things happen. It will only tell you, if you connect this wire to this wire and you put a switch, the bulb will go on. But why? It doesn't answer, right? So the tinkering lab is, I don't think it has proven very successful in teaching science. It's a more of a fun thing. It's a technology thing, and it's good entertainment. It's not a bad thing, but it's more like having a technology club. उसके लिए वो बहुत अच्छी चीज है. हम लोग तो जितना ये अभी तक हमने बात की, ये दस्तावेज में जितना लिखा हुआ है उस पूरे का पूरा सारांश लगभग. और उसमें जो छूट गया वो डिटेल है कि हर उन्होंने बांट रखा है पूरे स्कूल को, फाउंडेशनल लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल. तो उस हर चरण में, हर जगह, हर स्टेज पे क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें, उसकी एक पूरी सूची है. It should have been more like an appendix actually. Should not have put that in the document, right? That would have been much better.
but more than half the document is filled with just that at what stage, at what age, what expectations should we have of the students. And it is mostly about processes. It is not about what they should know. It is not that my student should know the laws of motion by heart at this age. No, that is not what the document says. Document is talking about what processes should I see in my students. Are they able to analyze? Are they able to do experiments? Are they able to debate? Are they able to disagree? And are they able to listen to others? These are the skills of science. That is what the document really talks about. It's not going to tell you exactly what they should know. Very broadly speaking, they will talk about that in life sciences. What are the very broad concepts they might expect? So as far as I am concerned, I have pretty much covered the document. From this point onward, I would probably want to tell you what we do at Avishkar. And but I want to be a little open to any comments or anything at this point about the document, at least. This is pretty much the end of what the document has to say. And as you can notice, I don't think I took much time. I took less time than what I had thought. And I don't think I've missed anything big and important. Yes, so how about exams? Yeah, Chintan says, how about exams? I have completely ignored it for right now. They have a whole section on assessment. Very good. They do have that. Yep. Yep. As of now, it looks like exams have triggered teaching in the classroom. Yes, correct. And I think they want to change that. So I have totally ignored that part as of now. It's a very large document, as I said. So sorry, it's my mistake. So another thing which was there, maybe 1/3 of the document is about assessment, is what they want to say, and they want to change the role of the assessment. What they are saying is that what should the assessment be for? Assessment is not for the students. Assessment will be for the teachers actually. यानी कि हमारे शिक्षक ये जान सकें इम्तिहान से कि उन्होंने क्या ठीक से पढ़ाया, क्या ठीक से नहीं पढ़ाया, या बच्चों की समझ में क्या गड़बड़ है या क्या अच्छा था, हम उसमें के लिए उसको क्या कैसे बदलेंगे, हम पकड़ लें कि कहाँ कमजोरी है. वो मकसद होना चाहिए असेसमेंट का, और उसके लिए काफी सारा उसमें लिखा हुआ है. उसके लिए एक पूरा सेशन चाहिए असेसमेंट का, जो हम लोग शायद मेरे ख्याल है सितंबर में करने जा रहे हैं. मे बी नॉट ऑनलाइन, लेकिन एक ऑफ साइड पूरा कैंप है हमारा 5 दिन का, जस्ट ऑन असेसमेंट. how NCF wants it and how we think that can be implemented. So I am personally very happy with the document. I had not expected to be so happy with the document. So yeah, any other comments, सर एक सवाल है, what is the typical, चिंतन के क्वेश्चन से पहले, okay, yes, what is the typical chronology of milestone kids science journey? So that is, as I told you, at what age level, what is expected of the kids, they have a whole section on it, and it's quite big, it's quite large, in the sense that the skills are, there's a number of skills they are expecting, and they have clearly stated those goals. So it is not, I think that again, that should be kept more as a reference. That should be used more as a reference. And I didn't pay too much attention to it. I went through it, and I have gone through it, what other countries have done. I didn't go through the whole thing what NCF has done, but a lot of it was not very different from what others have done. I have seen what Canada has done and what other states in the US and Australia have done, or Scotland has done. So I am familiar with what should be. So I have some idea of what is expected there.
and it's not very different from that. लेकिन I don't remember, you know, off top of my head, I have no recollection. Yeah, मुझे याद नहीं है सारी, हाँ? और वो याद रखने की जरूरत भी नहीं, मतलब जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप मिडिल स्कूल को पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें से सिर्फ मिडिल स्कूल का हिस्सा निकाल के छाप लीजिए और अपने साथ रखिए और उसको पढ़िए, वो पूरा पढ़ने की फिर जरूरत नहीं। तो वो तो एक शब्दकोश जैसा है, it is almost like a dictionary kind of a thing, you know, which you will refer to as and when you need. Yeah. So exams and that chronology, both these things, you know, great questions, you know, they are both there in the document. I did go through them, you know, not in very deep, but when I did my first reading of the document, I read the whole thing. How can we plan concept through research-based project? All this is not in the document. They are, yeah. Sorry. Okay. So no, the document doesn't give you examples of, no, essay, there are one or two examples maybe, but it doesn't tell you okay, how it's not a guide to teaching. It is about what is expected of a classroom teacher, and they haven't gone into the subject matter of like is subject mein exactly aapko kaise padhana hai, and they are leaving that to the teacher, but they are saying ki at the end of it what I should expect from my student to know, that they are trying to tell. Yes, there is a pressure on teachers to complete the syllabus. They have talked about this, and they have said that the syllabus increases as the grades go up, and the problem happens because then they have to do more and more rote memorization, because they lack the basic fundamental understanding which the middle school should have given them. So that is why there is more of a problem of the syllabus. I personally don't think the syllabus is too much. I think the way we are doing it is somehow not okay. We are not very smart about using the time, I think, somehow, you know. We need more planning outside the classroom so that my classroom time is more effective. And the textbook is not very good. And the NCF is critical of the textbook as well. And they have even talked about what they expect the new textbooks to do. They expect the new textbook to support what we have just discussed today. You know, so you're asking about, you know, Ahmed ji pooch rahe hain, Wasim Ahmed, ki how could a teacher leverage a class with more experiments and also complete syllabus on time? Yeah, you know, I don't have a one-word answer or a one-sentence answer for this. That is not easy. That is not easy. But we can do sessions on that. But we'll have to take up some examples. For example, if I took up sound or light or magnetism, or some topic, I have to take up some topic, and the answer will be different for every topic. So there is no one generic answer. Okay, remove. Yeah, sorry. In Gujarat, government reduced for space for experimental class. Okay, you know, maybe, but I'm not sure if that is really needed. I think we are just not doing the right way. That is why it becomes a problem. That is my belief, but you know, you are a better practitioner than I am. So I'll have to take your word for it. Bilkul. Anjali is again asking, what is that? How can we plan? I'm sorry, not following your question. How can we plan for what, right? How can we plan? That will depend on the topic. You see, the plan will depend on the topic. But what we want to see is what the plan should have, right? हमारी योजना में क्या होना चाहिए, हम ये बता रहे हैं, मतलब किस तरह की चीजें होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल क्या होना चाहिए वो तो उस विषय पे, उस अध्याय पे, उस
उस विभाग पे, उस सेक्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या है. Abhishek Paramdedi has reduced some repetitive topics. Possible. Okay. Yeah. 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 And I think as of today, there is a lot to improve in our textbooks. The sequencing is also not correct. Sometimes, what topic should have been taught at what stage, what should come first, what should come second. It's not clear. I don't know if you know how NCERT textbooks are written. Every chapter is given to a different so-called university professor to write the chapter. So I don't know, from somewhere they have decided that these should be the topics, and then every topic is given to a different professor in different area, and they write the chapter, and then all of them are put together and the textbook is formed. So they are not talking to each other. So that is why there is such a huge disconnect between one chapter and the next. And sometimes, as somebody pointed out, there's a lot of repetition also. There's a disconnect and there is repetition. Yeah. Our textbooks are made like in a very, and everything happens at the last minute. Most of the professors will be given like, आप बस 2 हफ्ते में बना दीजिए वो चैप्टर. बस 2 हफ्ते में चैप्टर बना देते हैं. वो क्या चैप्टर बनाएंगे 2 हफ्ते में? 2 साल लगते हैं बनाने में. It's not a joke. It's not a joke. मतलब हम लोग आज की दुनिया में तो चलो आप कट एंड पेस्ट भी कर सकते हो, इंटरनेट पे बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग वो भी नहीं कर पाते हैं कई बार. Yeah. So, I'll just try to talk a little bit about what we do at Avishkar, at least in my words. Right? We are a space for experiments in science and math education, actually. Right? गणित और विज्ञान की शिक्षा की प्रयोगशाला है. तो थोड़ा मैंने लिखा जो है ये सही नहीं है, यहाँ पर लग रहा है ऐसा. ठीक. जहां पर हम कल के नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, जो दुनिया की समझ बनाते हैं, और कैसे? जिज्ञासा से, सृजन करके और विवेक चिंतन से. So we are a place where we experiment with education in science and math, and with the goal of creating citizens who will discover their world using curiosity, creativity, and critical thinking. This has been our motto for so far. And maybe some things need some more definition. Like you might say, what is creativity and what is critical thinking? Sure, बिल्कुल right. उसके बारे में और बात हो सकती है. Is this document talks about? Yes. Anand, yes, it does talk about. Anand had the question about assessment. Yes, it does talk about change for the assessment changes. It does, right? तो हम लोग आविष्कार में ये करने के लिए हम कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या करते हैं, इसमें वो देख लेते हैं थोड़ा सा. तो हम चाहते हैं कि हम शुरू करेंगे पढ़ाना वहां से जो आप पहले से जानते हैं. और उसमें क्या क्या शामिल होगा जो आप पहले से जानते हैं? सबसे पहले आपकी भाषा शामिल है. तो मैं उस भाषा में करूंगा जिस भाषा को आप पहले से जानते हैं. जब कभी कभी मेरा मन करता है कि लोग मेरी हर बात को ना समझें, तब मैं जापानी में पढ़ाना शुरू कर देता हूं. कभी कभी मन करता है मेरा ऐसा. कभी कभी दुष्ट काम करने का मन करता है ना. लेकिन yes, we need to start from what they already know, including language. Okay. Then what else? Words. तो भाषा तो हो गई, चलो भाषा तो हो गई, उस भाषा में से शुरू करेंगे जहां वो जो उनकी भाषा है. लेकिन उस भाषा में भी वो शब्द इस्तेमाल करेंगे जो वो इस उपयोग करते हैं. We'll try to use words which they use. So that is trying to keep away from big jargon. तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम उनके नए शब्दों की जानकारी नहीं बढ़ाएंगे.
लेकिन जब तक हमने उस शब्द की परिभाषा नहीं दी है तब तक उस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और ये भी नहीं है कि परिभाषा देके फटाफट इस्तेमाल करने लगे, कई बार परिभाषा देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी, जब तक कि अपने आप उनको याद हो ना जाए। हम कराएंगे नहीं याद, लेकिन हो जाएगा याद। Right? Okay. Sorry. Yeah, and experiences. So we will start our class or our lesson keeping this in mind. Let's start from what they already know. And what does that mean? The language they know, the words they know, and the experiences they have had. So we have to basically, it's like saying, I have to understand my audience. I must know my audience before I can proceed. Right? और उसके बाद ये शुरू कैसे करेंगे, उसके बाद एक एक कदम लेंगे शुरू करने के बाद। लेकिन हर कदम पे, at every step, I should be able to convince about my step. That what step I am taking, I should be able to convince others about what my step does, why my step was taken. Who should I be able to convince? I should be able to convince myself, my family, my friends, and everybody else. हर कदम पे मैं भरोसा दिला सकूं अपनी बात का, खुद को, अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, बाकी लोगों को, सबको। So that means एक तो शुरू कैसे किया वो हमने तय हो गया, उसके बाद एक एक कदम लेके आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर कदम पे मुझे भरोसा दिला सकना है। तो ये मुझे पता कैसे लगेगा कि मैं भरोसा दिला सकता हूं? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे सबूत, तर्क और आंकड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। I will be able to do this. That means the convincing of others. How will that happen? That will happen when I use evidence, logic, and data. Some people will think of data as evidence. Well, that's fine. Some people will put data inside evidence, and that's okay if you want to do that too. So then it will become just evidence and logic. That's okay too. Okay? So we are going to start from what our students already know, in the language they know, and then go one step at a time using evidence, logic, and data in such a way that they can explain it to their family and to their friends. Let me see, there are some comments here. What does it say? Specific teacher is not available, and then those who are not able to start from what they already know. Yeah, that is correct. Yeah, those are the problems that we have to, we have to see how to staff it properly. I think what we should do is we should do ISO 9000 certification of our schools. I'm not kidding. I'm actually very serious about it. That means you should have a plan B for everything. That if this teacher suddenly is absent on this day, then what? If this teacher dies in an accident, then what happens? That is called ISO 9000. That's ISO 9000 certification. Right? So वो हमको चाहिए, not just for our factories and businesses. My schools are actually much more important than my factories and businesses. If I don't buy new shoes, which my family produces, which my factory produces, it's okay. But I can't afford not to have good education for my next generation. So I'm going to really push for this ISO 9000 certification for schools. Every school needs to have a plan B for every possible. No excuses whatsoever. Right? So this is our motto at Avishkar. This is how we work. We start with this, and then at every step we try to remember to use this. Okay? So I thought I will do a small story with everybody, which is very popular on our campus anyways, which we always do. So I'm going to ask you to think about things around you where you are sitting. जहां बैठे हैं अपने चारों तरफ आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, उसमें से कोई एक ऐसी चीज ढूंढिए जो तोड़ी नहीं जा सकती,
I want you to think of a thing where you are sitting, just around you, which you think cannot be broken, which cannot be broken at all. Not with your hands, not with a hammer, not with a crane, not with any machine. It just can't be broken. Can you see anything around you? आपके आसपास कोई ऐसी चीज नजर आ रही है? यस और नो कहने से चलेगा मेरे लिए. एयर. अभिषेक वर्मा जी कह रहे हैं एयर. आई थिंक आई कैन सेपरेट द एयर which will be broken. You know, जब मैं तोड़ना बोल रहा हूं तो it is almost like partitioning. Okay, ये जो word breaking things है, I should have said partitioning. I can put air inside a balloon, and then that air becomes separate from the rest of the air forever. So I have partitioned it. So I've broken it, right, in a way. So yeah. Yeah, somebody is saying sky. We are talking about things. Shantanu Rao is fire. Fire is not a thing. It's the only things के बारे में, right? Vishaka is talking about atoms. I don't know what they are actually, so I have no idea what she's talking about. And Payal says nothing. So yeah, I would think that there is almost nothing that cannot be broken down into smaller parts. Nothing. If I have a glass of water, I can split it into 2 small glasses. Some people will say water, right? So that's why I'm bringing it up, right? So everything can be split or partitioned or broken. Different words for the same thing. Okay? So everything can be broken into smaller parts. And what about those parts? Can they be further broken? वो जो हमने चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, तो क्या उन चीजों को और छोटे हिस्सों में तोड़ सकते हैं? या तो इसका मतलब है कि और फिर उन टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं. तो इसका मतलब है कि हम चीजों को टुकड़ों में तोड़ते ही जा सकते हैं. तो ये एक नजरिया है चीजों को देखने का कि चीजें टुकड़ों में तोड़ी जा सकती. ठीक है? Everything can be broken down into parts. और जब वो जो parts हैं, जब वो छोटे हो जाते हैं तो उसको particle कहते हैं. When those parts become very small, we will give it a name, particle, right? और हम उसको अपनी भाषा में छोटू कह देते हैं. हम कहते हैं कि उसको हमने टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, और फिर उनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और छोटे टुकड़ों में, और ऐसे करते चले गए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए. तो हर एक टुकड़ा जो है अब मेरे लिए छोटू कहलाएगा. तो मैं कहने वाला हूं कि वो चीजें छोटुओं में बांटी जा सकती. इसका एक दूसरा नजरिया ये है कि चीजें टुकड़ों से मिलकर बनी हैं. आई एम गोइंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव दैट थिंग्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. द फर्स्ट वाज that thing can be broken down into particles. The second way of looking at it is that particles are what make things, right? So the first method of looking at things is called the analysis. पहला जो तरीका है कि हर चीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, उसको हम विश्लेषण के नाम से पुकारते हैं. और कि चीजें टुकड़ों से मिलकर बनी है, वो संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस. ये नजरिया हैं अलग अलग. They all reflect the truth, right? In science, we are all searching for the truth actually. हम भी सच की, सत्य की खोज में हैं. जैसे गांधी जी सत्य की खोज में थे, हम भी सत्य की खोज में. तो यानी कि हर चीज छोटुओं से मिलकर बनी है, हर चीज छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है. ठीक है? लेकिन हमने तो एक बहुत बड़ी चीज बोल दी. हम तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की सारी चीजें छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी. We have made a grand statement for the whole universe just through logic. थोड़ी सी बातचीत करके हमने तो एक बहुत बड़ी बात बना दी. और इसको कहा जाता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि कण प्रवाह है. पदार्थों की कण प्रवाह, यानी कि हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी.
और हम जब बहुत छोटे हो जाते हैं कण, हम उनको छोटू कह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि छोटू की प्रमा है, ऐसे भी कह सकते हैं, नाम हमारे हाथ में है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने हमने चीजों की अपनी एक समझ बना भी ली। और अगर ये मेरे पास हाथ में एक कलम है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कलम छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनी है। लेकिन जब मैं कलम के एक हिस्से को खींचता हूं, तो एक अब मेरा नजरिया थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि चीजें टुकड़ों से मिलके बनी है। तो मैं कहूंगा कि मैं उस कलम के कुछ टुकड़ों को पकड़ के खींच रहा हूं। तो मैं ले लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि देख सकते हैं आप सब लोग कि मेरे हाथ में कलम है, और ये आगे का हिस्सा मैंने उसका पकड़ लिया, उसको मैं खींच रहा हूँ। जो खींच रहा हूं, तो बाकी जो टुकड़े हैं वो भी साथ में उसके चल रहे हैं, बाकी टुकड़े भी साथ साथ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? अब मैं उसके बारे में अपने विचार बनाऊं, अब मैं खोज रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये कलम को मैं तोड़ सकता हूं टुकड़ों में, तो मुझे पहले ही मालूम है। तो यानी कि ये कलम टुकड़ों से मिलके बनी है। अब मैंने तो सिर्फ आगे का टुकड़ा पकड़ लिया, एक टुकड़े को पकड़ के खींच रहा हूं, और बाकी टुकड़े साथ साथ जा रहे हैं उसके। तो इसका मतलब है कि बाकी टुकड़े उसके साथ, क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं एक दूसरे में। बहुत तरह से इसके बारे में बात की जा सकती है, राइट। तो ये जो विचार है, ये करीब सबसे पहली बार एक किताब प्रमाण वार्तिका, दो ऐसे 2000 साल हो गए उसको, उसमें उसमें लिखा हुआ पाया गया था ये, कि चीजें टुकड़ों से मिलकर बनी है, ये वाला विचार। उसके बाद ये चीजें आपस में फंसी हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। ये जो विचार है, ये लुसिपस और डेमोक्रिटस अराउंड 300 BC, ये एरिस्टोटल, अरस्तु के कॉन्टेम्पररीज थे। ये उन्होंने ये विचार दिया कि ये चीजें आपस में जुड़ी हुई, ये हर चीज टुकड़ों से मिलकर बनी है, और वो टुकड़े आपस में जुड़े हुए। So we have not only made the particle theory of matter, we have also already sort of extended it, right? कि ऐसे भी हो सकता है। अगर मैं अपना हाथ एक देखिए, इस प्याले में थोड़ी सी चाय पड़ी हुई है जो मैं पी रहा था, और मैंने अपनी उंगली उसमें डाल के निकाल दी, तो मेरी उंगली क्या हो गई? मैं कहूंगा कि वो गीली हो गई। उसका मतलब क्या है लेकिन वो गीली हो गई का? कि पानी के कण मेरी उंगली के कणों के साथ जुड़ गए। तो यानी कि पानी के कण और दूसरी चीजों के कण भी जुड़ सकते हैं। और अगर पानी का ग्लास मैं खाली करके उसमें से पानी फेंक दूं, तो कुछ बूंदें उसमें चिपकी रह जाती हैं, यानी कि पानी के कण उसको खींच रहे हैं। कुछ लोगों ने, हो सकता है हमारे हमारे सुनने वालों में से और देखने वालों में से, अपने माथे पर बिंदी लगा रखी हो, तो वो बिंदी आपके माथे से चिपक गई, यानी कि जो उसके जो कण है बिंदी के, वो आपके माथे के कण के साथ अटक गए, ऐसे बोल सकते हैं, जुड़े हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि, और ये किसी भी चीज के साथ आप कर सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो शायद ये, जैसे कि मैं आटा गूंद रहा हूं, तो आटा गूंदते वक्त मेरे हाथ में आटा लग जाता है, आटा चिपक जाता है। और अगर मैंने खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद मुझे अपनी थाली धोनी पड़ती है। क्यों धोनी पड़ती है? क्योंकि उसमें खाना चिपक जाता है। तो ये जो हर चीज कणों से बनी है, ये कण कर क्या रहे हैं? ये सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सब एक दूसरे से बराबर जुड़े हुए हैं, बराबर ताकत से जुड़े हुए हैं, अलग अलग ताकत से।
क्योंकि जब मैंने ग्लास में हाथ डाला तो मेरा हाथ गीला हो गया, लेकिन वो पानी उससे पहले दूसरे पानी के साथ जुड़ा हुआ था। मेरी उंगली डालने के बाद वो मेरी उंगली से जुड़ गया, तो यानी कि मेरी उंगली का जोर ज्यादा था उसके उस पानी और पानी के जोर से। तो हमने शुरुआत की अपनी कहानी अपने आसपास की चीजों से, और हम एक विचार बनाते चले जा रहे हैं एक के बाद एक। ठीक है, मेरे लिए तो ये कहानी खत्म होगी ही नहीं कभी। इस कहानी को और बहुत आगे लेके जाया जा सकता है कि हर चीज छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, और ये कण एक दूसरे को खींचते हैं। कोई कोई कण एक दूसरे को ज्यादा खींचते हैं, कोई कोई कण एक दूसरे को कम खींचते हैं, कोई कण एक दूसरे को बहुत ही कम खींचते हैं। जब वो बहुत ज्यादा खींचते हैं तो हम उसको ठोस का नाम दे देते हैं, जब बहुत कम खींचते हैं तो वो हवा हो जाती है, और जब बीच में होता है तो वो पानी जैसी हो जाती है। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग रही है अपने आसपास की दुनिया, सिर्फ इस बात से शुरू करके कि मैं हर चीज को छोटे छोटे कणों में तोड़ सकता हूँ। मेरा ख्याल है समय भी हो रहा है। प्राप्ति, हाउ आर वी डूइंग विद टाइम? यस सर, समय हो रहा है। ठीक है, We can open the floor for maybe thoughts, questions, ठीक but है। you can, I think you can take the next 3 minutes up till 7:20, and then I will ठीक है, ask. तो Yes. हम चाहते हैं कि आज हम चाहते क्या है, हम स्कूल से क्या चाहते हैं। वो तो अभी तक तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, लेकिन हमारा हमारा सपना क्या है। अगर बहुत छोटे से मैं कहने की मैं कोशिश करूं तो आज हमारी कक्षाओं में देखने को मिलता है जो अच्छे स्कूल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, यानी कि जो बहुत अच्छा शिक्षक है वो सवाल करता है, और सवाल तो वो इम्तिहान में भी करता है, लेकिन जो जो अच्छा शिक्षक होगा वो अपने कक्षा में भी सवाल उठाएगा और फिर उनके जवाब के बारे में बात होगी। ठीक है, लेकिन हम इसको बदलना चाहते हैं, और इसको बदल के बहुत अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कल को हमारी कक्षा में शिक्षार्थी सवाल पूछे। I really want to see classrooms where students are asking questions. This is our dream. अब मेरा सवाल ये है कि ये करने के लिए हम क्या क्या करना चाहेंगे to create this change, that from teachers asking questions to student asking questions, to create this change, what do we have to do? And I think for me the answer is that we have to implement the NCF, right? मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप विद्यार्थी होते तो आप अपनी कक्षा में कब सवाल पूछते, कब आपको लगता कि आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वो वातावरण हम कैसे बनाएंगे? यू नो, वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। या आनंद, तो वो अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो वो अपने आप जमा हो जाएगा हमारे आपस के विचारों में से। आनंद कह रहे हैं कि जब डर ना हो, बहुत ही बढ़िया। और डर कब नहीं होगा वो उसके बारे में थोड़ा सा और सोचेंगे फिर हम। डर नहीं होगा मेरी कक्षा, जब हम उनका सम्मान करेंगे, जब हम शायद उनको प्यार करेंगे अपनी कक्षा, तब। ठीक है, तो जो जो करना पड़ेगा उसके लिए वो सब बिल्कुल ठीक है। वो सब तो मतलब बहुत छोटे में मैंने एक ऐसा तरीका बनाया है जिसको मैं नाप सकता हूं। मैं आपकी कक्षा में आके देखूंगा कि कितने बच्चों ने सवाल पूछा है, तो मैंने तो एक स्केल भी बना लिया है का। So I have created actually a measurable metric which I want to use to measure the changes in the classroom. And I don't have to necessarily tell you what to do. I just want to see the change. Right? So you do whatever it takes to create the change.
and I think then you would have done what is needed to be done. Yeah. क्योंकि कई बार होता है ये कि कई स्कूल्स पूछते हैं कि जी मतलब everything, all suggestions, education is such a fuzzy area ना, कि उसमें समझ नहीं आता है कि हम नापें कैसे, कि कोई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, या कोई भी चीज, कोई भी बदलाव करते हैं शिक्षा में, तो ये नहीं समझ में आता है कि हम नापें कैसे, राइट? तो एटलीस्ट मैंने ये कोशिश की है कि हम एक तरीका बनाते हैं ना नापने का, हम गिनेंगे कि आपके आधे घंटे में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, और उसमें ये भी देख सकते हैं कि कितने बच्चे सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपने किसी को पैसे खिला दिए हो अपनी कक्षा में कि भैया तुम खड़े होकर सवाल पूछते रहना, आज मेरी परीक्षा है इसलिए, तो वो भी आप पकड़े जाएंगे। या तो हम दोनों चीज देखेंगे कि कितने बच्चे कितने बच्चे और कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्राप्ति, वी कैन टेक इट फ्रॉम देयर। मेरे लिए इतना काफी है, ठीक है? Yes, thank you so much, sir. Anand, अगर कोई सवाल है तो you can come off mute and yeah, share. please. Yeah, I would like to hear everybody, some voices too. Thank you, sir. Thank you, Prapti, for giving me chance. So, मेरा सवाल ये है कि हमारे written assessments जो होते हैं, so most of the time it's very difficult when students are trying to tell the whatever concepts they have understood by using the scientific words, and it's very difficult for them to express their thoughts in written examination. Then still through the examination or assessments, we create in such a way where we are hoping that our students should tell or write the answer or express their thoughts by using perfect scientific words, and then only we give them the scores. Especially it happens with the primary grade students. इंग्लिश मीडियम के बच्चों की अगर हम लोग बात करें, इवन हिंदी मीडियम के भी और मराठी भी। इसका मतलब है हम उनकी भाषा में नहीं कर रहे हैं। हाँ, सो एनसीएफ मोर देन रिटन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल असेसमेंट्स के ऊपर जोर डालने की कोशिश करने वाला है या नहीं, तो ये मेरा सवाल है। मतलब ये डॉक्यूमेंट, अब अभी मैं असेसमेंट के बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता हूँ, मुझे और एक बार और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा पूरा काम। काफी सारा लिखा है उन्होंने असेसमेंट्स के बारे में, और हम लोग भी असेसमेंट्स की अभी तैयारी कर रहे हैं, सच पूछिए तो, ठीक है? वी आर नॉट असेसमेंट एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट, बट वी आर गोइंग टू बिकम वन, वी आर गोइंग टू बिकम असेसमेंट एक्सपर्ट्स। Thank you, Anand. For your question, I am requesting anyone else, if you want to have a quick interaction, kindly raise your hand. We would love to hear from you. While you also raise your hand, हमने भी अपने सेशन की sort of effectiveness नापने के लिए छोटा सा पोल बनाया है, that I am going to launch for everyone who has stayed so far. So if you can poll in your responses, I think that will be super helpful for us. शायद अभी सबको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन्स पर। तो सवाल यही है कि आपको ये सेशन कितना दिलचस्प लगा? Rate the session in terms of how interesting, fun it was to learn today. तो अभी तक हमारे साथ कुछ 37 साथी हैं, तो 37 में से अगर हमें कुछ 30-35 साथियों का भी रिस्पॉन्स मिल जाए, that will tell us कि हमारा सेशन आज कितना इंटरेस्टिंग था। तो नंदिनी जी, you can come off mute and we'd love to hear from you. Yes.
Good देखिए evening, sir. Am I audible, Yes, sir? Nandini ji. हाँ हाँ. सर, सेशन आपका बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा। सर, मेरा एक बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में अक्सर चलता है और मैं सभी से पूछती हूँ कि द डिपार्टमेंट इज इतनी पॉलिसीज हम लेके आ रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए, क्या करिकुलम होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, हम सब पे बात करते हैं। कुछ स्कूल फॉलो करते हैं, कुछ अपना करिकुलम फॉलो करते हैं, जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करें, कुछ अपने प्राइवेट पब्लिशर्स फॉलो करते हैं और टीचर्स को वो बातें माननी पड़ती हैं, राइट? माय क्वेश्चन इज कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों को सोचना सिखाएं, ना कि पढ़ाएं। बिल्कुल लेट देम थिंक कि वो जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? या ये एक हमारी एक्सपेक्टेशन है टीचर से कि टीचर ऐसा हो। बट अगर यही सवाल आप किसी पेरेंट से पूछेंगे कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, हम्म, तो आई वुड से 98% में कहेंगे कि समवॉट इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, व्हाटएवर, हम्म, बट नोबडी वुड से अ टीचर। हम्म, बट बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर अच्छा चाहिए। हम्म, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो ये समाज की सोच है हम्म, वो उसमें बदलाव की जरूरत है पहले? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूल में, अगर आप पूछेंगे कि आर दे हियर बाय चॉइस और बाय चांस, हम्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द टीचर्स इन राइट स्कूल। राइट राइट। तो वो सोच को आप कैसे बदलेंगे? तो देखिए हमारा हमारा देश ना एक गरीब देश है, तो वी आर एक्चुअली ड्रिवन बाय मनी एज ऑफ नाउ। तो हमारे यहाँ तो माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो करे जिसमें सबसे ज्यादा पैसे मिले। राइट। कल को अब आजकल कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इसलिए कंप्यूटर साइंस की दौड़ हो रही है। आजकल दहेज सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस वालों को मिल रहा है, आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा मिल रहा है ना। ये तो बाजार है। हमारा समाज एक बाजार हो गया है क्योंकि हम गरीब देश हैं। हमारे लिए अहमियत सिर्फ पैसे की है, क्योंकि देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दोज हु मेक इट एंड दोज हु डोंट मेक इट, है ना। पश्चिम की दुनिया में देयर इज नो सच थिंग एज मेक इट और ब्रेक इट, एवरीबॉडी मेक्स इट। सो वहां पे वो लोग चुन लेते हैं जो उनको पसंद है कर। हमारे यहाँ वो पसंद का सवाल नहीं होता है, हमारे यहाँ तो सिर्फ पैसे का सवाल होता है कि भाई पैसे किस चीज में सबसे ज्यादा मिलने वाले। तो अगर हमने अपने शिक्षकों की सैलरी बढ़ा दी, उनका वेतन बढ़ा दिया, तो लोग शिक्षक बनने लगेंगे। तो वो हमको समाज की तरह से सोचना है कि भाई हम चाहते क्या है। फिनलैंड में सबसे ज्यादा वेतन वाली नौकरी यस सर, आई नो। किंडरगार्टन का टीचर है, यस सर। और उससे कम पैसे मिलते हैं प्राइमरी टीचर को, उससे कम मिलते हैं सेकेंडरी टीचर। क्योंकि उनका कहना यह है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो खुद से सीखने लगते हैं, तो टीचर का काम थोड़ा कम होने लगता है। सबसे मुश्किल है पढ़ाना जब वो सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते तब। तो इसलिए वहां पे द ब्राइटेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री want to become teachers, and money is also a way of showing respect. Let's not forget that also. Yeah, matlab Yes. materialism is one aspect, but money is also a way of the way of society giving respect to, whatever. We are ready to pay a lot for a doctor or a lawyer, but not for a teacher. Yeah, that is true. But actually वो सच है भी और नहीं भी है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स की भरमार है, या और सरकारी स्कूल में मुफ्त में शिक्षा मिलती है। उसको छोड़ के माँ बाप पैसे दे के देना अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने को तैयार है, यानी कि वो खर्च करने को तैयार है। और आपको पता नहीं, सभी को पता भी होगा कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स के तो चार्जेस भी बहुत हाई हैं,
और वो अपने टीचर्स को अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। तो समाज का कुछ वर्ग, कुछ हिस्सा ऐसा है जो अफोर्ड कर सकता है पैसे देना, तो उनके लिए वैसे स्कूल भी बन गए हैं जहाँ स्कूल टीचर्स को भी अच्छी सैलरी मिल रही, ऐसी बात नहीं। लेकिन अभी हमारा देश गरीब है, तो ये वजन सरकार को उठाना पड़ेगा। सर मुझे अभी ऐसा हम लगता है कि इसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि सोचिए, अगर आपका एजुकेशन ठीक होगा तो देश तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हमारी ज्यादातर जनता तो बहुत गरीब है ना, 85% ऑफ इंडिया इज एक्चुअली वेरी वेरी पुअर, तो वी कांट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज्यादा पैसा दे सकेंगे टीचर्स की सैलरी का। तो यानी कि द सॉल्यूशन हैज टू लाई इन द गवर्नमेंट स्कूल्स, है ना। और हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में सैलरीज आर नॉट एक्चुअली बैड, दे आर एक्चुअली रादर डिसेंट सैलरीज अगर आप एवरेज से कंपेयर करेंगे, they are actually not bad. So I'm not sure कभी ना कि कभी तो इस व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा ना सर। ट्रू, प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी अच्छी नहीं है टीचर्स की, लेकिन गवर्नमेंट में तो सैलरी इज एक्चुअली rather good. तो money may not be the only way to solve the problem, लेकिन ये बात जरूर बहुत we will have बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एकदम टुवर्ड्स द एंड यहाँ पर हो रही है। मैं बस एक टाइम का थम्स अप देना चाह रही थी। इट्स 7:33 एंड वी हैड रिक्वेस्टेड पीपल टू बी हियर टिल 7:30। दीप्ति जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, तो दीप्ति जी वुड लव फॉर यू टू कम ऑफ म्यूट एंड एंगेज। गुड इवनिंग सर। Hello. थैंक यू मैम। सर बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं मतलब नहीं, कुछ शब्दों में आपने शब्दों की बात की है, शब्द अभी है नहीं मेरे पास, पर मैं बहुत खुश हूँ। एकदम बेसिक सा सवाल है सर मेरा कि जो चीज मैंने एज अ स्टूडेंट फेस की थी और अभी एज अ टीचर भी फेस कर रही हूँ, कि ये जो हम किसी भी विषय को पढ़ना, जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कुछ भी है, जिसे हम बुद्धिमत्ता से जोड़ते हैं। तो जैसे साइंस में अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया, ये जो चीज है, तो ये जो मानसिकता हमारी बनती जा रही है और ये बच्चों में भी आई है कहीं ना कहीं, टीचर्स में भी है कहीं ना कहीं, तो इस सोच में बदलाव लाने के लिए मतलब इस दिशा में हम अपने बच्चों का मार्गदर्शन कैसे करें, और हमारे साथियों के साथ, टीचर्स के साथ जब हम बैठते हैं तो एक वो इम्पोर्टेंस आता है कि साइंस टीचर्स, मैथ्स टीचर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल। फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स है, हाँ ठीक है, वो कुछ नहीं है, लैंग्वेज टीचर्स है, दे डोंट हैव मच रोल टू प्ले। तो ये जो चीजें हैं सर, इन सब के लिए हम रिस्पेक्ट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, बस इस दिशा में कुछ मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सर, ओवर टू यू। पहले तो मुझे तो ये लगता है कि टीचर्स को अपने आप को सीरियसली लेना चाहिए। बहुत बार हमारे शिक्षक अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, यानी कि अगर आप आर्ट टीचर हैं तो आप उसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए कि मैं आर्ट को, कला को कैसे अपने बच्चों तक लेके जाऊं। एंड इफ यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ देन यू नो अदर्स विल रेस्पेक्ट यू। लेकिन हमारे यहाँ वो आर्ट टीचर खुद ही वो सोचते हैं कि बस ये हमें कुछ करना थोड़ी ना है। या जो फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, these are all very extremely important teachers because they have to be almost like psychologists, क्योंकि आप फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के साथ डील कर रहे हो दोनों ही केसेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स ही अपने आप को सीरियसली नहीं लेते, तो इसलिए दूसरे लोग कैसे सीरियसली लेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को बहुत सीरियसली लेंगे तो फिर दूसरों को लेना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक देयर इज ए चॉइस। बट यू आर राइट अबाउट इट कि हमारे यहाँ इस तरह की धारणा है कि स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लोग ही मैथ और साइंस पढ़ाते हैं एंड ऑल। लेकिन you know, NCF is very clear on giving equal weightage to all subjects, and all subjects में उन्होंने 6 subjects की लिस्ट बना रखी है। उसमें आर्ट्स बिल्कुल अलग है, और फिर मतलब वो ह्यूमैनिटीज है बेसिकली, दैट आर्ट्स इज ह्यूमैनिटीज।
फिर लैंग्वेजेस है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंसेस है, मतलब समाज है, या वो तो बराबर दर्जा देना चाहते, बराबर दर्जा देना चाहते। मतलब तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में चला जाता हूं, कभी कभी कोई इनवाइट करता है, इट इज एक्चुअली रादर डिप्रेसिंग, क्योंकि खाली फिल्मी गानों के ऊपर वो नाच रहे होते हैं आर्ट के नाम पर। देयर इज नो आर्ट, they have no, the students of the school have no feeling that we can create music, that we can write songs, we can create theater. They have no sense like that. उनको बस यही बताया जाता है कि एक वीडियो चला दो, उसमें से देख लो कि कैसे किया और तुम भी वैसे ही कर दो, and they think that is all they are supposed to do. So that means the art teacher is not taking their job seriously. That has been my experience at least. और मैं बिल्कुल एवरेज सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ. So there are some exceptional schools, I'm sure, लेकिन अक्सर स्कूलों में टीचर्स अपना काम सीरियसली नहीं लेते, बिकॉज उनके मतलब अगर आप फिजिकल एजुकेशन में भी जाके देखेंगे तो आई विल सी कि बेसिकली एक तमाशा हो रहा होता है. देयर इज नथिंग गोइंग ऑन. हाउ टू बी अ गुड कोच, दे हैव नो आइडिया. उन्होंने कभी जाना ही नहीं. Thank you. सॉरी. Thank you, Yeah, sir. no. Again, हाँ. बहुत interesting conversation. Thank you to everyone who joined today. At one point of time, we were close to a group of 60 and chat पे engage कर बात कर बहुत मजा आया. I shared our social media handles on the chat with all of you. Kindly show your love by following us on our social media. We will keep on sharing updates on all the upcoming events. Like sir said, we do have some interesting things planned. For example, हम assessment पे काम कर रहे हैं. In our team ourselves, we are reading a lot about what kind of assessments should we be sort of recommending. उसके लिए खुद हमें क्या पढ़ाई करनी चाहिए. तो everyone at Avishkar is currently working on that. But we would like to take all that forward with folks like you all. We have upcoming programs and the details of the same will keep on getting updated on our social media handles. We'll also come back with a part 3 of this webinar series. Thank you for joining us today.